हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में भारत में रेल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में रेल परिवहन अपने आप में एक भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रखता है और यातायात की दृष्टि से देखें तो रेल परिवहन का भारतीय आर्थिक विकास में और बुनियादी ढांचे के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। भारत में एशिया का सबसे बड़ा रेल तंत्र पाया जाता है और सर्वप्रथम भारत में रेल लाइन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। यानी भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम बार रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। और विश्व में सबसे पहले जो रेल लाइन की शुरुआत हुई थी वो 1825 में हुई थी। 1825 में ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड से डर्लिंगटन के मध्य 1825 में विश्व में प्रथम बार रेल लाइन की शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत में पहली रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। और दूसरी रेल लाइन है भारत की दूसरी रेल लाइन है वो 1854 में कोलकाता और रानीगंज के मध्य यानी चलाई गई है। इसके बाद में भारतीय जो रेल लाइन है इनको चौड़ाई के आधार पर वर्तमान में 3 वर्गों में विस्तारित किया गया है। पटरियों की चौड़ाई के आधार पर रेल मार्गों का विस्तार है वो 3 तरह से किया गया है, जिसमें पहला ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज के अंदर 2 रेल पटरियों की जो चौड़ाई होती है वो 1.67 मीटर होती है 1.67 मीटर होती है। और दूसरी जो यानी मीटर गेज है, मीटर गेज में 2 पटरियों के मध्य की चौड़ाई 1 मीटर होती है। और फिर है नैरो गेज। नैरो गेज के अंदर 0.67 मीटर या 0.61 मीटर के मध्य यानी 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है। तो इस प्रकार यानी कि भारत में पटरियों की चौड़ाई के आधार पर जो रेल मार्गों का विस्तार है वो 3 तरह से किया गया है। इसके अलावा एक होती है मानक रेल लाइन। मानक रेल लाइन है, ये ज़्यादातर यानी कि विश्व के अंदर अपनाई जा रही है और ब्रिटेन के अंदर मानक रेल मार्गों का विस्तार किया गया है। इसमें 2 रेल पटरियों की मध्य की जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर होती है, यानी लगभग 1.5 मीटर की चौड़ाई वाली जो रेल पटरी होती है उसको मानक रेल लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, भारत में रेल मार्गों का जो विस्तार है वो पटरियों की चौड़ाई के आधार पर 3 तरह से किया गया है। इसके आधार पर भारत आज़ादी से पहले यानी कि ब्रिटिश काल में भारत में रेल मार्गों का विस्तार किया गया था, लेकिन वो ऐतिहासिक कारणों की वजह से अंग्रेज़ों ने अपने यानी कि स्वार्थ सिद्ध करने या अपने व्यापार का विस्तार देने के उद्देश्य से भारत में कच्चे माल को विदेशों में निर्यात करने के उद्देश्य से रेल मार्गों का विस्तार किया गया था। लेकिन 1950 के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत में रेल मार्गों का तेज़ी से विस्तार हुआ है और वर्तमान समय के अंदर भारत में टोटल यानी कि 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन है। वर्तमान में भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है और इनमें से 17 रेलवे जोन है और एक है वो मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता के अंदर है।
18वां रेलवे जोन है जो अभी यानी कि 27 फरवरी 2019 में बना है 18वां रेलवे जोन, और वह है यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसका नाम है दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, यानी ये भारत का 18वां रेलवे जोन बना है, और पहले 17 रेलवे जोन थे। तो टोटल मिलाकर के 18 रेलवे जोन हैं, उनमें से 17 रेलवे जोन और एक मेट्रो रेलवे जोन है। इस प्रकार संपूर्ण भारत के अंदर रेल लाइनों का यानी कि विस्तार किया गया है। इसके बाद भी कुछ भारत में रेलवे ऐसे हैं, रेल मार्ग ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की सूची में रखा गया है। ये 3 रेल मार्ग है भारत में, 3 रेल मार्ग है जिसको यूनेस्को की सूची में रखा गया है। उसमें एक है दार्जिलिंग रेलवे, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है और इससे यूनेस्को की सूची में डाला गया है। अपने आप में एक अद्भुत रेल मार्ग है। इसके अलावा दूसरा जो कालका शिमला रेलवे मार्ग है, इसको भी यूनेस्को की सूची में रखा गया है। और तीसरा है नीलगिरी रेलवे, जो कर्नाटक के अंदर है। नीलगिरी रेलवे कर्नाटक के अंदर है, इसको भी यूनेस्को की सूची में रखा गया है। तो 3 ऐसे रेल मार्ग है जिसको यूनेस्को की विश्व सूची में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद में मित्रों एक रेलवे ऐसा है जो भारत में एक तकनीकी के तौर पर और अद्भुत कला के तौर पर यानी कि प्रसिद्ध है। उस रेलवे का नाम है कोंकण रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो 26 जनवरी 1998 यानी कि 26 जनवरी 1998 में कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई थी। और ये भारत का जो पश्चिमी तट है जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल है, इन पश्चिमी तट पर स्थित यानी विभिन्न बंदरगाहों को जोड़ने के उद्देश्य से इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। लेकिन ये आधुनिक तकनीकी से युक्त विभिन्न जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों को विभिन्न सुरंगों के माध्यम से गुजरते हुए इस रेलवे का निर्माण किया गया है। ये रेलवे है वो तकनीकी की दृष्टि से अपने आप में अविचरणीय माना गया है। ये जो रेलवे है इसकी कुल जो लंबाई है कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। 760 किलोमीटर है ये कोंकण रेलवे की कुल लंबाई है। और मित्रों इसमें टोटल 69 स्टेशन है। टोटल कितने स्टेशन है? 69 स्टेशन है और लगभग यानी 2000 पुल बनाए गए हैं। 2000 पुल बनाए गए हैं, यानी ये पहाड़ियों की पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ियाँ, दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों में से बहुत सारी छोटी छोटी सुरंगों में से काट करके इस रेल लाइन को बनाया गया है। और ये रेल लाइन है वो महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर तक बनाया गया है। यानी कोंकण रेलवे है जो महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक विस्तृत है और इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। ये रेलवे है वो अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि बहुत सारे यानी कि पुलों का निर्माण किया गया है और लगभग छोटे बड़े 2000 यानी कि पुल है। छोटी छोटी नदियाँ भी इसमें हैं और टोटल यानी कि 69 स्टेशन इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा चेलाब नदी पर एक ब्रिज का निर्माण भी हो रहा है। कोंकण रेलवे में चेलाब नदी पर
एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये जो ब्रिज है, रेलवे पुल है, ये लगभग 1315 मीटर ऊंचा है। 1315 मीटर है वो, लंबा है। 1315 मीटर है वो लंबा है और 369 मीटर है वो ऊंचा है। इस ब्रिज के बनने के बाद में ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा। यानी कोंकण रेलवे पर चेनाब नदी पर लगभग 1315 मीटर लंबा और 369 मीटर ऊंचा एक ब्रिज का निर्माण भी हो रहा है। तो कोंकण रेलवे का जो बनाने का जो उद्देश्य था, जो भारत में पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे, जिसमें महाराष्ट्र के जो बंदरगाह है, जैसे मुंबई बंदरगाह है, नावा शेवा बंदरगाह है, या न्यू मंगलोर बंदरगाह है, या मारमागांव गोवा का बंदरगाह है, इस समुद्री तट बंदरगाहों को जोड़ने के उद्देश्य से इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक नवीन तकनीकी से युक्त माना गया है। इसके अलावा मित्रों, इस रेल व्यवस्था जो रेल मार्ग है, भारतीय रेलवे है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर यदि देखें तो भारत में जितने भी स्थूल और भारी पदार्थ है, जैसे लौह इस्पात है, या अनाज है, या कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इन सभी का परिवहन है लगभग, यानी कि 90% जो परिवहन है वो रेल मार्गों के द्वारा ही संपन्न होता है। चाहे समुद्र तट से आंतरिक भागों में लाने की बात हो, या आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक पहुंचने का कार्य भी रेल मार्गों के द्वारा होता है। तो कृषि के क्षेत्र में जितने भी यानी कि अनाज और कृषि उत्पाद है, इसके अलावा विदेशों से आयातित जो कच्चा माल है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, या लौह अयस्क है, इस्पात है, या अन्य जितनी भी धातु है, या जितने भी कल पुर्जे मशीनें हैं, या कोयला है, तो ये जितने भी या खनिज और भी पदार्थ है, इन सब का बंदरगाहों से आंतरिक यानी कि भारत के औद्योगिक नगरों या किसी राजधानी क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य रेल मार्गों के द्वारा होता है। इसीलिए भारतीय रेल मार्ग को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब दूसरा जो रेल मार्ग तंत्र है, भारत का जो रेल मार्ग तंत्र है, ये एशिया महाद्वीप की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, या एशिया महाद्वीप में ऐसा सबसे बड़ा रेल मार्ग तंत्र माना गया है। और इस रेल मार्ग तंत्र का जो प्रतिरूप है, उसको अपन 3 कंडीशन में अध्ययन कर सकते हैं। एक है उच्चतम रेल मार्ग जो तंत्र है। उच्चतम रेल मार्ग तंत्र है, ये उन स्थानों पर है जहाँ पे मैदानी भाग है, जैसे उत्तर भारत के विशाल मैदान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र होने के नाते यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, और औद्योगिक और कृषि की दृष्टि से भी इन क्षेत्र का महत्व अधिक है। इसीलिए इन क्षेत्रों के अंदर रेल मार्गों का विस्तार अधिक किया गया है, अर्थात इन क्षेत्रों में अधिक रेल मार्गों का निर्माण किया गया है। और दूसरा जो यानी कि उच्च रेल मार्ग क्षेत्र है, उच्च रेल मार्ग क्षेत्र है, वो ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत या उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इनका विस्तार किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत में भी जैसे कर्नाटक है, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और समुद्री जो बंदरगाही क्षेत्र है, इनमें भी रेल मार्गों का विस्तार किया गया है। और इन रेल मार्गों में से सबसे जो लंबा रेल मार्ग है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, यानी असम के डिब्रूगढ़ से, असम के डिब्रूगढ़ से
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कहलाता है। अभी तक का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिस पर जो रेलगाड़ी चलती है उस रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य रेल मार्ग पर चलती है और ये भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कहलाता है। तो इस प्रकार यानी कि ये पूरे समुद्र तट को जोड़ते हुए, पूर्व और दक्षिण छोर को जोड़ते हुए इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। इसके अलावा भारतीय रेल मार्ग तंत्र के अंतर्गत कुछ निम्न क्षेत्रों के जो रेल मार्ग है, जहाँ पे या तो रेगिस्तानी भाग है या पहाड़ी भाग है, जैसे भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसमें जम्मू कश्मीर है, या शिमला जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या जो पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन राज्यों के अंदर रेल लाइनों का खास विस्तार नहीं हो पाया है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो पूरी तरह की पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर रेल लाइन बनाना बहुत मुश्किल है और इसके लिए खर्च भी अधिक आता है। इसके अलावा यहाँ पर जनसंख्या भी विरल रहती है, तो कम जनसंख्या, औद्योगिक विकास नहीं होना, भौगोलिक स्थिति विकट होना, इसके कारण इन राज्यों के अंदर रेल मार्गों का विस्तार नहीं किया गया है। इसके अलावा मित्रों, प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रेल मार्गों का खास विस्तार नहीं हुआ है, जैसे कई महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कर्नाटक के जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नाम लाइन की पहाड़ियाँ हैं केरल के अंदर, इन पहाड़ी क्षेत्रों में भी इतना रेल मार्गों का विस्तार नहीं हो पाया है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रेल मार्गों का निर्माण करने के लिए भारी खर्च आता है और आर्थिक दृष्टि से उसका महत्व होना भी जरूरी है। फिर भी प्रायद्वीपीय भारत में जो समुद्री तटीय क्षेत्र है, बंदरगाह है, जहाँ आर्थिक दृष्टि से महत्व अधिक रखते हैं, वहाँ पे रेल मार्गों का विस्तार किया गया है। रेल मार्गों पर जो प्रभाव पड़े हैं उस पर रेल मार्ग तंत्र प्रतिरूप पर प्रभाव है, उस प्रभाव को अपन देखें तो ऐतिहासिक कारकों का भी प्रभाव पड़ा है। यानी प्राचीन काल में जब भारत औपनिवेशीकरण के युग में चल रहा था, अर्थात ब्रिटिश काल के अंदर भी भारत में रेल मार्गों का निर्माण हुआ है। जैसे लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली रेल लाइन है वो चलाई गई थी या रेल लाइन बनाई गई थी। तो इसी प्रकार प्राचीन समय में कुछ ऐतिहासिक कारणों की वजह से भी भारत में रेल मार्गों का विस्तार हुआ है, लेकिन उसमें उतना नहीं हो पाया है। केवल उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पे आर्थिक महत्व अधिक है। तो आर्थिक महत्व अधिक था, उन क्षेत्रों में ब्रिटिश काल में रेल लाइनों का विस्तार किया गया था। इसके अलावा भौगोलिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। रेल लाइन पर भौगोलिक कारकों का भी सीधा तौर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत में जहाँ जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, जनसंख्या अधिक है, औद्योगिक क्षेत्र अधिक है, कृषि क्षेत्र अधिक है, तो उन मैदानी क्षेत्रों में, औद्योगिक विस्तार वाले क्षेत्रों में, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में रेल लाइनों का विस्तार अधिक किया गया है और मैदानी क्षेत्रों में रेल लाइन बनाने में भी आसानी रहती है। जबकि रेगिस्तानी भाग या कुछ पहाड़ी भाग होते हैं, वहाँ जनसंख्या विरल रहती है, औद्योगिक दृष्टि से भी उसका महत्व नहीं होता है इतना, जिसकी वजह से रेल मार्गों का विस्तार नहीं हो पाता है, जिस पर यानी भौगोलिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मित्रों, यदि अपन भारत में रेल यातायात है इसकी समस्या देखें तो भारत में वर्तमान समय में रेल मार्गों से संबंधित जो रेल यातायात है उसके सामने बहुत सारी समस्या भी है। समस्या ये भी है कि
एक तो भारत में जो रेल मार्ग तंत्र का जो विस्तार है, वितरण है, उसमें खूब सारी असमानता है और उस पर कुछ राजनीतिक और भौगोलिक प्रभाव भी पड़ते हैं। इनके अलावा रेल मार्गों का सही रूप से संचालन करना, रख रखाव करना, प्रबंधन करना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रत्येक यानी कि शहर तक रेल लाइन का विस्तार नहीं हो पाता है और जहाँ जहाँ पे बंदरगाही क्षेत्र है, माल ढुलाई होती है, वहाँ पे भी रेल मार्गों का विस्तार हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है, क्योंकि रेल मार्गों का विस्तार के लिए भारी खर्च भी आता है और इस प्रकार की जो भौगोलिक भारत की स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जो बढ़ती जनसंख्या है, इन तमाम कारणों की दृष्टि से देखें तो आज जो भारतीय रेलवे हैं उसके सामने बहुत तरह की समस्याएं भी है, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी भी है जैसे भारत में जब से रेल लाइन की शुरुआत हुई थी उससे रेलगाड़ी भाप इंजन से चला करती थी, फिर धीरे धीरे डीजल इंजन वाले यानी कि इंजन बनाए गए। तो और वर्तमान में भारत में विद्युतीकृत रेल लाइनों का निर्माण हो रहा है और आने वाले समय में अधिकांश जो रेल मार्ग है वो विद्युतीकृत हो जाएंगे। दूसरी एक और जो समस्या है कि भारत में जो रेल लाइनें हैं वो एकीकृत नहीं है, अर्थात संपूर्ण भारत के अंदर एक जैसी रेल लाइनें नहीं हैं। कहीं मीटर गेज हैं, कहीं नैरो गेज हैं, कहीं पर ब्रॉड गेज हैं, अधिकांश ब्रॉड गेज हैं, जिससे रेलगाड़ियों की एक कनेक्टिविटी है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। इसीलिए वर्तमान समय में भारत में सारी रेल मार्ग है उसको ब्रॉड गेज किया जा रहा है, उसको विद्युतीकृत किया जा रहा है ताकि निर्बाध रूप से भी संचालन किया जा सके। और एक और जानकारी है कि अभी भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के रूप में भी रेल लाइन की शुरुआत की है और भारत की पहली निजी रेल जिसका नाम है तेजस, क्या नाम है? तेजस, भारत की पहली निजी रेलगाड़ी है तेजस है, वो लखनऊ से दिल्ली के मध्य चलाई गई है, लखनऊ से दिल्ली के मध्य चलाई गई है, जो भारत की पहली निजी रेलगाड़ी है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे शहरों में मेट्रो रेल का भी संचालन हो रहा है और सर्वप्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत है वो कोलकाता से हुई थी। तो इस प्रकार यानी कि भारत में रेल परिवहन का विस्तार है वो काफ़ी सुदृढ़ रूप से हुआ है और एशिया की दृष्टि से भारतीय रेल तंत्र का बहुत यानी कि महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अलावा भारत सरकार ने एक अभी जापान सरकार के साथ में MOU करके समझौता करके भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव रखा गया है और उसके लिए कार्य भी शुरू किया गया है। यानी कि अहमदाबाद से मुंबई के मध्य भारत में सबसे तीव्र या द्रुत गति से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के भारत में रेल परिवहन में काफ़ी विस्तार हो रहा है। धन्यवाद।